हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियोडिक टेबल और ये जो होता है पीरियोडिक टेबल वन शॉर्ट वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। हम लोगों ने पार्ट फर्स्ट में पूरी हिस्ट्री जान ली पीरियोडिक टेबल की कि सबसे पहले कैसे जो होता है डोवेनियर आए, फिर न्यूलैंड साहब आए, फिर जो होता है अपने मैंडलीव जी आए थे। तो इन लोगों ने सब जो होता है बहुत अच्छे से काम किया और आज उसी का नतीजा है कि एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना। ठीक है, उसमें भी मैंने बताया था जो होता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बातें की, क्या क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेंड्स, और मैंने वहां पर यह भी बताया था कि वहां से सिर्फ एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहाँ के जो होता है ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे देखने को। वैसे मैं क्वेश्चन सीरीज भी चला रहा हूं, जैसे रिप्रोडक्शन की, आवर एनवायरनमेंट की क्वेश्चन सीरीज जो होता है, अगर आप सिर्फ उन वीडियोस को देख लेते हैं एक एक वीडियोस को, तो आप मान के चलिए वहां से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप उन क्वेश्चंस को देखिएगा और इस चैप्टर के खत्म होने के बाद भी जो होता है इसकी क्वेश्चन सीरीज पड़ेगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेंड्स के बारे में। ट्रेंड्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या चेंजेस हो रहे हैं आपके पीरियोडिक टेबल में ना। आपके पीरियोडिक टेबल में हम दो ट्रेंड्स देखने वाले हैं, एक पीरियड का ट्रेंड देखेंगे, दूसरा ग्रुप का ट्रेंड देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पहले एक बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए मैं ये सारी चीजें लिखा हूं, आपको सब कुछ जो होता है बहुत एकदम कंसेप्ट क्लियर कंसेप्ट में समझा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। ये सब चीजें जो होता है बहुत ही आसान है, मैंने लिखी आपको समझाने के लिए ही है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बोला है, तो सबसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने आपको यह बताया था कि एटॉमिक नंबर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बना है ना। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे बना है। और जितने पीरियोडिक टेबल पहले थे, जैसे मैंडलीव्स के हो गए, न्यूलैंड्स के हो गए या डोवेनियर के, या उससे पहले या उसके बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए रहे होंगे, वो सबका जो होता है मॉडर्न पीरियोडिक जो उनका जो पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। ये सबसे मेन डिफरेंस है बेटा, भूलिएगा मत, क्योंकि ये सारी चीजें जो होता है बहुत ही ध्यान से चेक की जाती है और ये सब क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे बना हुआ है, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और जितने पहले बने थे वो सारे के सारे एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बने थे। तो जो एटॉमिक नंबर कैसे पता चला, एटॉमिक नंबर हमें पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए जो है किसी भी चीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग ना, तो उसे जो होता है एस ब्लॉक में रखना है, पी ब्लॉक में रखना है, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक, या फिर आप अभी एस ब्लॉक पी ब्लॉक ना समझे तो के एल एम एन सेल जो होती है वो सारी चीजें ना, तो वो सब जो है आपको कहां से पता चलता है कि के एल एम एन सेल किसे कहा जाता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक क्या होता है। तो वो सब चीजें समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले ये पता किया गया कि एटम होता है ना, हम जानते थे एक एटम होता है, मेटल्स एटम से बनते हैं। तो एटम्स में क्या क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का यूज करके किया गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वहां से जो होता है जन्म हुआ एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे बनाया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले चलो हम लोग जान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है क्या है, फिर हम जानेंगे कि के एल एम एन सेल किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक जो है दे रहा हूं, एक वर्ड्स मतलब या फिर एक लाइन समझिए, आपको ये याद रखना है 2 8 8 18 18 32 32। देखिए आप घबराइए मत, ये मैंने खुद से नहीं बनाया है, ये साइंटिस्टों ने बनाया है ना, तो ऐसा नहीं है कि ये मेरा है ना। ये जो होता है एक जो होता है क्रम है, अभी मैं बताऊंगा कि जो है किस तरीके से इसका क्यों बनाया गया है, किस तरीके से इसका यूज होना है। तो सबसे पहले आप जानिए कि आपको ये देखिए, इसे अगर आप पूरा जोड़ेंगे तो ये 118 आता है बेटा, 118, यानी कि एलिमेंट्स को आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि ये सारे एलिमेंट्स जो होता है अरेंज हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले के, फिर एल, फिर एम, फिर एन ना, यही सेल्स हैं। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 8 8 18 तक, 18 यही तक पढ़ना है ना। देखो हमको पढ़ना है 20 तक सिर्फ, मतलब 8 8 16 2 18 2 20। आपको सिर्फ के एल एम एन यानी कि 20 तक पढ़ना है। कितना, सिर्फ 20 तक पढ़ना है, इसीलिए आप के एल एम एन का नाम सुने हुए हैं अभी तक। देखो ये यही सेल्स है बेटा, यही सेल्स हैं। अभी थोड़ा सा समझो, अभी सब कुछ समझ में आ जाएगा, आप बेफिक्र रहो। अभी आप समझो कि आप जो के एल एम एन की बात करते हो वो के एल एम एन यही है। अभी के एल एम एन के बाद जो होता है एन के बाद ओ पी क्यू सब आएगा। अभी जो होता है आप लोगों के लिए वो सब नहीं है, और ना तो आप अभी तक कभी सुने हो, बस इसीलिए आपने के एल एम एन का सुना है, क्योंकि 20 एलिमेंट्स को आपको पढ़ने, कितने, अप टू 20। आपको सिर्फ और सिर्फ 20 तक ही पढ़ना है, 20 के बाद आपके एग्जाम में अभी आपके लिए नहीं है, इसीलिए आपने कभी ये सुना नहीं। देखो इन सबको जोड़ोगे तो 118 एलिमेंट्स हो जाएंगे, लेकिन आपको कितना पढ़ना है, 20। तो देखो 2 8 10 10 8 18 18 2 20, यानी कि के एल एम एन में आपका काम चल जाता था, इसीलिए आपने कभी ओ पी क्यू को नहीं सुना है। चलो कोई बात नहीं, हमें के एल एम एन तक ही पढ़ना है। तो के एल एम एन जो है आपको अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया। अब और थोड़ा समझते हैं। देखो जैसे हमें किसी भी चीज का एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए। जैसे मैंने ले लिया सोडियम को, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11।
ना, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो 11 का सोडियम का एटॉमिक नंबर है। तो बताओ इसे जो होता है 2 8 8 18, बस इतना ही ना, नहीं इतना ही हमको रखना है, 8 8 16 तो 18, चलो 18 रख लेते हैं, हम लोगों को इतना ही याद रखना है, 2 8 8 जो होता है 18, ये इतना याद रखना है। तो चलो बताओ सोडियम में, सबसे पहले बताओ सोडियम में जो होता है किस तरीके से अरेंज किया जाए, आप थोड़ा समझते हैं। इसका भाई जो होता है मैंने बता दिया 2 8 8 18 जो होता है 18 18, आपको ये याद रखना है। लेकिन अब सोडियम में, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे कह दिया जाए करने को, तो कैसे करेंगे? तो देखो मैं पहले बनाता हूं सोडियम का जो होता है ये एक सेंटर पॉइंट जिसे कहा जाता है न्यूक्लियस। ये सोडियम एक एटम है ना, सोडियम एक एटम है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब पा जाएंगे। तो मैंने यहां पर जो होता है प्लस का साइन लगाया, यानी कि यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन्स कहां होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स हमने 9th में पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जो होता है बाहर सेल होती है और इन सेल्स में घूमते हैं। तो यहां पर जो होता है, यहां पर कितनी सेल होगी? 3 सेल होगी। अब कैसे मुझे पता चला? चलो देखते हैं। सबसे पहली जो सेल होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ आप 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जब ये भर जाएगी तो आप बाहर वाले सेल में जाएंगे और उस बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। फिर जब ये भर जाएगी तो आप इसके बाहर वाले सेल में जाएंगे और वहां पर 8 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर जब ये भी भर जाएगी तो इसके बाहर वाले एक चौथी सेल में जाएंगे जहां पर 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसी तरीके से ये पूरा कंसेप्ट आगे तक चलता है ना। तो इस तरीके से सेल्स में आप भर सकते हैं। तो चलो हम लोग भर लेते हैं। 11 को सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है पहली सेल को दे देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ये बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हैं सब। देखो यहां पर सोडियम जो होता है, अच्छा आपको पता है सोडियम का जो होता है एटॉमिक नंबर होता है 11। इसका मतलब सोडियम में पाया जाता है 11 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है इसमें पाया जाता है 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन पाया जाता है। ये जो है इसी को 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन के बेसिस पे ही इसका एटॉमिक नंबर। इसीलिए मैंने कहा था ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको पता चलेगा कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसी के बेसिस पे कहा गया है कि इसके पास जो होता है एटॉमिक नंबर इसका 11 रहेगा। और कुछ एटॉमिक नंबर कहीं पहाड़ से नहीं आया था। एटॉमिक नंबर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स उस एटम में है, जितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतना इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, हमने पढ़ लिया सोडियम का 11 होता है। अब यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए गए, दूसरे वाले में कितना भरना है? दूसरे वाले में 8 भरना, तो 8 2 10 ही होता ना, तभी भर सकते हैं 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो है, अब जो होता है 8 2 10 तो हमने भर दिया। कितना भरा? पहले वाले में 2 भर दिया, दूसरे वाले में 8 भर दिया। तीसरे वाले में कितना बचा हुआ है? तीसरे वाले में हम 8 भर सकते हैं, बट बचा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो 1 जो होता है हम दे देते हैं तीसरे सेल को। ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लस में नहीं लिखेंगे बेटा, 2 8 1। ये जो होता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया। चलो जो होता है एक और करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैल्शियम का करते हैं। कैल्शियम का होता है 20। तो चलो बताओ कैल्शियम का जो होता है 20 होता है, तो क्या ये बनाना पड़ेगा? चलो बना देते हैं। देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब जो होता है पहली सेल में सोडियम के 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, उससे और नहीं जा सकते हैं। ये पहली सेल का रूल है। दूसरी सेल में सिर्फ और सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो कम भर सकते हो बट उससे ज्यादा नहीं भर सकते, दूसरे ज्यादा बाहर वाली सेल में जाएगा। तो दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये रहा 8 इलेक्ट्रॉन। अब जो होता है 8 2 10 हो गया है। तीसरी सेल में फिर 8 इलेक्ट्रॉन हमें भरेंगे ना, क्योंकि जो होता है 10 8 18 तभी तो होगा। अभी यहाँ 20 है, अभी ये सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 20 है, तभी हम जो होता है सोडियम में 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी जो होता है चौथी सेल बनाएंगे, यहां पर चौथी सेल बनाएंगे। चौथी सेल बनने के बाद एक सेल में 2 8 2 10 10 8 18 और 18 के बाद सिर्फ और सिर्फ चौथी सेल में 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, बट सिर्फ और सिर्फ भरना कितना हमें 2, क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे। चलो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आप अगर आएगा पेपर में बना के दिखाने को तो बना के भी दिखा सकते हैं। और इन्हीं सेल्स को देखो, इन्हीं सेल्स को बेटा जो ये पहली सेल थी, ये पहली सेल इसे कहा जाता है के सेल। इस दूसरी वाली सेल को कहा जाता है ये नहीं पहली सेल, इसे कहा जाता है के। ये दूसरी है, इस दूसरी सेल को कहा जाता है एल, तीसरी वाली को कहा जाता है एम, चौथी वाली सेल को कहा जाता है एन। इसी के एल एम एन इन्हीं सेल्स को कहा जाता है। तो आप ये समझ चुके हैं के एल एम एन किस सेल्स को कहा जाता है, किन चीजों को कहा जाता है। इन्हें सेल कहा जाता है। ये जो एक एक लाइन आपको दिख रही है ये एक्चुअली लाइन नहीं बल्कि एक सेल्स हैं ना, इन्हें सेल कहा जाता है। तो चलो सेल मतलब CELL वाला नहीं, सेल माने कोशिका नहीं बेटा, ये SHELL है सेल ना। ये सेल जो होता है केमिस्ट्री के एटम्स की सेल है। चलो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख चुके हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीख चुके हो। अब देखो सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा ट्रेंड की तरफ और पढ़ते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो सेल का होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आउटर मोस्ट मुझे तो नहीं समझ में आ रहा क्या होता है, चलो बताते हैं। अभी आप कह रहे होंगे ना मुझे नहीं समझ में आ रहा। चलो देखो सोडियम हमने किया था ना, इसे कहा था 281। अब आप जो होता है 281 मतलब 2 8 10 11 ना, 2 8 10 2 8 2 10 और 1 11। आपको एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़े आराम से हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब होगा तभी ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके। तो आप 20 तक एटॉमिक नंबर तो कम से कम याद लीजिए, ना याद हो तो अभी याद कर लीजिए बैठे बैठे, ठीक है। तो जो है
सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होता है हो गया 281। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है यही जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसी को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर हम बनाएंगे सोडियम को तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7 8, तीसरे सेल में जो होता है हमारे बचेगी 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये आउटर मोस्ट सेल, इसे कहा जाएगा आउटर मोस्ट सेल, जो बाहर वाली सबसे लास्ट सेल होती है, जो लास्ट सेल होती है, जो किसी भी एटम का लास्ट सेल होता है आउटर मोस्ट सेल, उसे कहा जाता है, इसे जो लास्ट सेल होती है उसे कहा जाता है आउटर मोस्ट सेल। आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा बेटा? सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1। सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1। चलो आपको समझ में आ गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं पीरियड्स में ट्रेंड पढ़ रहे हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ चुका है। अब हम लोग पीरियड्स में ट्रेंड पढ़ते हैं, तो पीरियड किसे कहा जाता है? देखो पीरियड और ग्रुप में आपको अंतर बताता हूं। देखो यहां से यहां तक इस तरीके से आपके एटॉमिक जो होता है आपको आपके बुक में बनाया गया होगा। सबसे पहले यहां पर रखा गया होगा हाइड्रोजन को, देखो यहां पर हाइड्रोजन को रखा गया होगा, यहां पर देखो थोड़ा सा बना देता हूं, देखो यहां पर रखा गया होगा हाइड्रोजन को, यहां पर रखा गया होगा हीलियम को। उसके बाद जो है यहां पर आपको इस तरीके से 2 सेल दिखेंगे, यहां पर 2 जो होता है 2 सेल्स दिखेंगी। अब जो है यहां पर आपको 2 सेल्स दिखेंगी और यहां पर आपको 1 2, चलो थोड़ा और खींचते हैं, 1 2 3 13 14 15 16 17 या 18, ये जो होता है आपको इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये जो है बीच में उस तरीके से फिर कनेक्ट रहेगी ना, यहां पर देखो इस तरीके से कनेक्टेड है। तो आपका एक थोड़ा सा मॉडल बन रहा है पीरियोडिक टेबल का, ये थोड़ा सा मॉडल बन रहा है पीरियोडिक टेबल का। ये रहा बेटा, ये रहा। सबसे पहले आपको बनाना है एक हाइड्रोजन के लिए, दूसरा हीलियम के लिए, फिर जो होता है उसके नीचे 2 बनाना है, 2 होता है, और उसके बाद जो है इधर जो है 5, 1 2 3 4 5 नहीं 13 14 15 16 17 18, तो 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बनाना है यहां पर। फिर जो होता है इसके नीचे 6 बनाना है। उसके बाद ये कहलाती है बेटा डी ब्लॉक, ये चौड़ा सा होगा बट जो होता है इसे कहा जाता है एस ब्लॉक, इसे कहा जाता है बेटा पी ब्लॉक। एस ब्लॉक का मतलब समझ रहे हैं, ये जो होता है पूरा का पूरा पी ब्लॉक है, ये पूरा का पूरा एस ब्लॉक है, ये बेटा कहलाता है डी ब्लॉक। और जो है यहीं पर आपको इस तरीके से 2 और दिख रहा होगा, 2 और दिख रहा होगा, इसे कहा जाता है बेटा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक का ये ऊपर वाला कहा जाता है लेंथेनाइड सीरीज, क्योंकि यहां पर लेंथेनियम से शुरू होता है और ये जो होता है एक्टेनियम से शुरू होता है, इसे कहा जाता है एक्टेनाइड सीरीज। तो ये लेंथेनाइड सीरीज कहलाती है, ये कहलाती है एक्टेनाइड सीरीज। ये एफ ब्लॉक का लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टेनाइड सीरीज। डी ब्लॉक इसे कहा जाता है। पी ब्लॉक ये पूरा होता है, यहां से लेके यहां तक के सारे एलिमेंट्स पी ब्लॉक में आते हैं और यहां से जो होता है यहां तक के सारे एस ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, चलिए जो होता है हमने थोड़ा सा जान लिया एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक को हम मिटाते हैं। अब हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। देखो अब हम समझते हैं पीरियड किसे कहा जाता है बेटा। तो देखो ये कहलाता है पीरियड, ये एक यहां से यहां जो चल रहा है इस तरीके से ना, देखो यहां से इस तरीके से जा रहा, यहां से इस तरीके से जा रहा, फिर यहां से इस तरीके से और जाएगा, फिर यहां से इस तरीके से और जाएगा ना। तो कितने पीरियड होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये रहा आपका 7 पीरियड ना, 7 पीरियड रहा। 1 पीरियड 2 पीरियड 3 पीरियड 4 5 6 7, इस तरीके से आपके ये सातों के सातों पीरियड रहेंगे ना बेटा। ये देखो सातों के सातों पीरियड रहेंगे, इस तरीके से सातों के सातों आपके पीरियड्स देखने को मिलेंगे। तो ये कहलाता है बेटा पीरियड। तो पीरियड समझ में आया, यहां से यहां जो चल रहा है 1 पीरियड 2 पीरियड 3 पीरियड 4 ये 5 ये 6 ये 7, तो ये यहां से यहां चल रहा है इसे कहा जाता है पीरियड। और यहां से जो यहां चल रहा है इसे कहा जाता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, यहां से यहां देखो चल रही है जो इस तरीके से फ्लैट लाइन है, जिसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पीरियड कहलाती है बेटा, ये कहीं लिख लेना, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो कहलाती है पीरियड, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है पीरियड। तो आपको पीरियड समझ में आ गया। अच्छा ग्रुप किसे कहा जाता है? जो यहां से यहां बेटा देखो 1 2 3 यानी 1 2 उसका 3 4 5 6 से लेकर 10 तक यहां रहेगा, फिर होता है 13 14 15 16 17 और ये 18। तो यहां से इसका मतलब ये इस तरीके से आप लिख रहे हो, इसका मतलब ये पीरियड नहीं है। यहां से यहां बेटा ये पूरा का पूरा कहलाता है एक ग्रुप। ये यहां से यहां तक जो होता है, ये सॉरी जो होता है ये आप दो मत समझ लेना। तो यहां से यहां तक जो बेटा चलता है, चलो दूसरे कलर से लिखते हैं, यहां से यहां जो चल रहा है ये कहलाता है बेटा, ये कहलाता है आपका एक ग्रुप, ये कहलाता है आपका एक ग्रुप। तो आपको ग्रुप समझ में आ गया। और पीरियड जो होता है इन्हें कहा जाता है बेटा, इन रोज को कहा जाता है पीरियड। तो ये हॉरिजॉन्टल जो होता है पीरियड होता है, और जो वर्टिकल होता है उसे कहा जाता है ग्रुप। वर्टिकल जो होता है उसे कहा जाता है ग्रुप। तो ग्रुप में और पीरियड में ये अंतर होता है, वर्टिकल कहलाता है ग्रुप और हॉरिजॉन्टल कहलाता है पीरियड। तो हॉरिजॉन्टल कहलाता है पीरियड, हॉरिजॉन्टल पीरियड कहलाता है, हॉरिजॉन्टल जो होता है वो पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पीरियड कहलाता है और ये वर्टिकल होता है उन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। तो आपको इतना समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं ट्रेंड के बारे में ना। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियड में ट्रेंड, हम लोग पढ़ रहे हैं पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड पीरियड में किस तरीके से होगा, तो चलो हम लोग अब जो है यहां समझते हैं। तो देखो यहां से जो होता है यहां तक हम लोग पीरियड नंबर 3 को लेकर पढ़ने वाले हैं, इस तरीके से आप पीरियड नंबर 2 को भी समझ लीजिएगा ना। तो आपको 20 तक ही पढ़ना है, तो आपका जो होता है 20 तक जो है वो यहीं तक आता है, कैल्शियम यही आता है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 पीरियड
पीरियड पढ़ना है, चौथे पीरियड में आपका ट्रेंड नहीं चलेगा ना। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एस ब्लॉक पढ़ना है, पी ब्लॉक पढ़ना है, डी ब्लॉक अभी आपको नहीं पढ़ना है, एफ ब्लॉक भी नहीं पढ़ना है। तो आप जो होता है आपके लिए खुशखबरी है कि ना तो एफ ब्लॉक पढ़ना है ना तो डी ब्लॉक पढ़ना है, और पी ब्लॉक में भी लिमिटेड एलिमेंट और अप टू कितना, आपको टू कैल्शियम 20 तक ही आपको पढ़ना है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा ट्रेंड के बारे में। तो देखो अब हम लोग पढ़ते हैं, अगर जैसे मान लो मैंने लिया सोडियम, चलो यहां पर मैंने लिया है, देखो यहां पर चलो लिख लेते हैं फिर से एक बार। सोडियम मैं लिया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये जो होता है आपने जो होता है आपको ये पता है ना, ये आप जो होता है पीरियड नंबर 3 ले रहे हैं, हम लोग पीरियड नंबर 3 लिए हैं। पीरियड नंबर 3 में ये एलिमेंट्स आते हैं। तो आप बताओ पीरियड नंबर 3 में ये एलिमेंट्स आते हैं तो जो है इनका ट्रेंड क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड क्या होगा। तो आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा बेटा 1, इसका आएगा 2, इसका आएगा 3, इसका आएगा 4, इसका आएगा 5, इसका आएगा 6, इसका आएगा 7 और इसका आएगा 8। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। कैसे देखने को मिल रहा है, 1 से लेके 8 तक, 1 से लेके 8 तक, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर आपको जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड देखने को मिल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 से लेके 8 तक। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड है। चलो जो होता है, अगर मैंने क्लोरीन का चलो निकाल देता हूं, देखो क्लोरीन का होगा 287। जब आप वैलेंस ये जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 287, इसी को तो कहा जाता है ना बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका क्लोरीन का हो जाएगा 7। इस तरीके से आप सारा निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एटॉमिक नंबर याद है 17 होता है, तो 2 8 10 10 7 17 ना। तो 17 जो होता है आपको मैंने वो बता रहा ना 2 8 2 8 8 18, फिर जो होता है 18, आपको यहीं तक जाना है 2 8 8 और जो होता है फिर 2, इतने में आपका 20 हो जाएगा। तो आप इसी के हिसाब से भरिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रेंड समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड समझ में आ गया ना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड क्या होगा, पीरियड में 1 से लेकर 8 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखने को मिलेगा। अब हम लोग समझ लेते हैं वैलेंसी का ट्रेंड क्या होगा। वैलेंसी का ट्रेंड जो होता है एक बार फिर देखते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा हो गया, रुको इधर देखो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ये रहा अपना जो होता है पूरा का पूरा थर्ड जो होता है पीरियड नंबर 3। पीरियड नंबर 3 में वैलेंसी किसे कहा जाता है, सबसे पहले वैलेंसी किसे कहा जाता है। तो वैलेंसी जो होती है वो होती है कि देखो किसी भी एटम को जो होता है, ये हर एक एटम चाहता है कि मैं इस फॉर्म में आ जाऊं, इस फॉर्म में आ जाऊं। हर एक एटम चाहता है कि मैं इस फॉर्म में आ जाऊं, चाहे वो कुछ दे के करे, मतलब दे के आए, चाहे कुछ लेके आए। तो मैं समझाता हूं आपको। जैसे मैंने कहा सोडियम है तो सोडियम का जो होता है 281 होता है ना। तो उसके बाद जो होता है सोडियम क्या सोचता है, सोडियम सोचता है कि मैं जो होता है अगर मुझे इस फॉर्म में आना है तो मुझे दिख रहा है मेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो मैं यहां 7 और ले लूं तो 288 में जाऊंगा, या तो इस जो होता है 1 को निकाल दूं, या तो दूसरा रास्ता है कि 1 को किसी को दे दूं। तो 1 दे दूंगा तो मैं जो होता है यहां से मेरा ये खत्म हो जाएगा और मैं 28 में आ जाऊंगा। तब बताओ एक जो होता है देना आसान है, एक देना आसान है इसके लिए, या फिर 7 लेना आसान है। क्योंकि देखो सोडियम का 281 होता है और सोडियम सोचता है कि मैं जल्दी से कैसे भी करके इन फॉर्म में आ जाऊं, इन फॉर्म में आ जाऊं, इस फॉर्म में आ जाऊं। तो वो जो होता है यहां पर 2818 लिखो, चलो यहां पर 18 लिखो। तो जो होता है यहां वो चाहता है कि मैं इस फॉर्म में आ जाऊं, तो कैसे आएगा, या तो वो 1 दे दे या तो 7 ले ले। अब बताओ वो जो होता है 1 देना आसान होगा उसके लिए, 7 लेना आसान होगा। 7 लेना आसान नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। 1 दे दे वो काफी आसान है इसके लिए। तो वो 1 दे देता है और इस फॉर्म में आ जाता है। तो जो जितना देता है और लेता है उसी को कहा जाता है इसकी वैलेंसी। मैं सोडियम ने कितना दिया, सोडियम ने 1 दिया, सोडियम ने 1 दे दिया या ले लिया, जो भी किया, कितना क्या इसने दिया है। तो जो देता है ना, या ले दे जो भी करके, मतलब चाहे दे दे किसी को, चाहे वो ले ले, बट जो होता है वो अगर इस फॉर्म में आ जा रहा है तो वो कहलाता है उसकी वैलेंसी। जितना वो लूज किया है या फिर जितना गेन किया है इलेक्ट्रॉन्स को, उसी को वैलेंसी कहा जाता है। तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम की वैलेंसी हो जाएगी 1। अब उसी तरीके से अगर मैं कहूं कि मैग्नीशियम का जो होता है, अच्छा मैं अब बताऊं आपको कौन कितना देगा या लेगा। देखो 1 से लेके हमें जो होता है 8 तक देखने को मिलता है। तो ये 8 जो होता है हर कोई जो होता है सोचता है कि मैं पालूं, 8 तो हर कोई सोच रहा है। तो 8 वाला तो भाई चुपचाप रहेगा, जो 8 इसका आएगा बेटा, 8 इसका आएगा। तो 8 जो होता है ये चुपचाप रहेगा, इसे ना तो लेना है ना तो देना है। 8 जो है इसका आएगा तो 8 सोचेगा ना तो मुझे लेना है, चलो 8 यहां लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं यहां लिखता हूं। तो 8 इसका आएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6, इसका 7। अभी मैंने वैलेंसी, अभी जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6। अभी मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 8 तक बताए हैं। अभी जो होता है, अब बताओ वैलेंसी। तो वैलेंसी में 1 आराम से दिया जा सकता है, 2 दिया जा सकता है, 3 दिया जा सकता है, 4 दिया जा सकता है। बट 5 के बाद, 4 के बाद जब आप 5 पे पहुंचोगे तो 5 देना जो होता है वो कठिन होने लगेगा। इससे अच्छा तो वो 3 गेन कर ले। तो यहां फिर गेन करेगा 3, यहां पर 6 जो होता है वो लूज करना फिर जो होता है कठिन होने लगता है, और ये 2 गेन कर लेता है। तो इस तरीके से आपको वैलेंसी देखने को मिलेगी। वैलेंसी इसकी 1 होगी, ये आराम से 2 लूज कर देगा, क्योंकि इसे 6 लेना काफी मुश्किल हो जाएगा, 2 तो आराम से दे देगा। ये जो होता है 3 आराम से दे देगा, ये 4, ये जो होता है 4 आराम तक, ये जो होता है 4 तक आराम से ये लोग लूज कर देते हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। बट 5वां जब 5 पे पहुंचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, 5 देना आसान
है या फिर जो होता है 3 में लेना आसान है। तो देखो 3 छोटा है ना, तो छोटे नंबर को जो होता है लेना आसान होता है। यहां पर ये हो जाएगा इसका 3, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 1, और ये जो होता है पहले से इस फॉर्मेट में है, इसके पास तो पहले से 1 है, तो ना तो लेगा ना तो देगा, ये चुपचाप पड़ा जाएगा। इसी को न्यूट्रल गैस कहा जाता है बेटा। ग्रुप नंबर 18 में आते हैं लोग, ग्रुप नंबर 18 को कहा जाता है न्यूट्रल गैस या इनर्ट गैस ना, ये इनर्ट गैस या न्यूट्रल गैस होती है पूरी। तो आपको यहां पर ट्रेंड क्या दिखने को मिलता है, 1 से 4 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर, 1 से 4 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर, 1 से 4 तक इंक्रीजिंग ऑर्डर, उसके बाद जो होता है यहां से फिर जो होता है 4 से डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप लिखेंगे फर्स्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजिंग फ्रॉम 3 to 0 ना। तो यहां से जो होता है 1 से 4 तक इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, तो ये आपका वैलेंसी का ट्रेंड हो गया। तो वैलेंसी का ट्रेंड आपको समझ में आ गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रेंड आपको समझ में आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं, अब क्या देखते हैं, अब हमने देखना है साइज ऑफ एटम की बात करते हैं। साइज ऑफ एटम की बात करते हैं तो साइज ऑफ एटम क्या है, साइज ऑफ एटम में देखो यहां पर मैंने ये जो है ये वाली जो लाइन लिखी है, ये वाली लाइन ये एटम की साइज है। तो देखो सोडियम का एटॉमिक साइज होता है 186 एम, क्या होता है पीको, पीएम होता है, पीएम का मतलब पिकोमीटर में, बेटा पिकोमीटर बहुत ही छोटी वैल्यू होती है ना, तो वो जो है वो इन्हीं के नापने के लिए बनाई गई है। तो इसका 186 पिकोमीटर, इसका 160, इसका 143 होता है, फिर जो होता है सिलिकॉन का 118, फास्फोरस का 110, जो होता है सल्फर का 104, क्लोरीन का 99। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि वैल्यूज जो होता गिर रही है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि रीजन क्या है। साइज ऑफ एटम में आपने इतना समझ लिया कि साइज ऑफ एटम में क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा ना, डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों डिक्रीजिंग ऑर्डर देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बताता हूं। अगर मैं सोडियम लिखूं, देखो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो 2 8 और उसके बाद यहां पर आउटर मोस्ट रिंग में 1 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद जो होता है अगर मैं जो होता है मैग्नीशियम का कर लूं तो मैग्नीशियम का क्या होगा बताओ, यहां पर होगा मैग्नीशियम का होगा, मैग्नीशियम का क्या होगा, देखो यहां पर सबसे पहले प्लस चार्ज आएगा, उसके बाद जो होता है पहला सेल, फिर दूसरी सेल, फिर तीसरी सेल, तीसरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरीके से अगर मैं जो होता है पहुंचू क्लोरीन का करने तो क्लोरीन के में देखो इस तरीके से हो जाएगा 1 2 और ये तीसरी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन फिर 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इसमें 4 इसमें 5 इसमें 6 इसमें 7। तो यहां पर आपको यह समझ में आ जाएगा एटॉमिक साइज जो होता है डिक्रीज कर रही है, यही इसका वजह है। अब देखो वजह क्या है वो बता रहा हूं। देखो इस अगर जो होता है हम जानते हैं इस प्रोटॉन, ये जो पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन है, तो इस प्रोटॉन से इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है ना, ये प्रोटॉन जो होता है इस इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, तभी तो जो है ये बधा होता है, वरना तो ये भाग जाएगा। तो ये प्रोटॉन जो होता है इस इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, जो होता है ये हमेशा खींचता रहता है। तो ये खींचता रहता है, तो बताओ एक प्रोटॉन अगर मान लो एक ही जो होता है एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो वो कितना खींचेगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा तो थोड़ा बहुत खींचेगा, उसके बाद आराम से मूव करता रहेगा। लेकिन अब यहां पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, अब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो अब सेल दोनों तरफ से दबेगी। अब बेटा सेल दोनों तरफ से दबेगी, अभी एक तरफ से सिर्फ दब रही थी हल्की हल्की, अब ये सेल दोनों तरफ से दबने लगेगी। और यहां पर देखो यहां पर 7 तक आते आते ये सेल जो होता है 7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन अब खींचेंगे इस प्रोटॉन से, तो सातों तरफ से दबेगी, मतलब जो होता है 7 जगह से दबेगी, यहां 2 जगह से दबेगी, यहां 3 यहां 4 यहां 5 यहां 6 यहां तक जाते थे 7 जगह से, मतलब इस तरीके से पूरा का पूरा सेल दबने लगेगी। तो ऑब्वियस सी बात है सेल छोटी होती चली जाएगी। तो यही रीजन है डिक्रीजिंग ऑर्डर का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे जो होता है आपकी सेल दबती चली जाएगी और छोटी हो जाएगी। तो आपको ये भी समझ में आ गया, ये आपको तीनों समझ में आ चुका है। अब हम लोग समझते हैं मेटेलिक कैरेक्टर्स के बारे में। मेटेलिक कैरेक्टर्स, तो देखो मेटेलिक कैरेक्टर्स डिक्रीज होंगे और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। तो देखो यहां पर मेटेलिक कैरेक्टर मैं कहूंगा डिक्रीज होंगे, मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है डिक्रीज होंगे। कौन से? मेटेलिक। और नॉन मेटेलिक क्या होंगे? नॉन मेटेलिक क्या होंगे? नॉन मेटेलिक इंक्रीज होंगे, मेटेलिक डिक्रीज होंगे, नॉन मेटेलिक इंक्रीज होंगे। तो क्यों? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। मैं इसे मिटाता हूं और समझाता हूं कि क्यों। देखो सबसे पहले हम जानते हैं ये जो होता है सोडियम है, ये मैग्नीशियम एल्युमिनियम है, जिसके पास देखो इसके पास होता है सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा ना, उसके बाद सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद जो होता है फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास 6, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन। अभी हम लोगों ने ये देखा है। तो अब बताओ मेटल्स किसे कहा जाता है? मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब मेटल्स किसे कहा जाता है? मेटल्स उसे कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है बेटा उसे कहा जाता है मेटल। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसे कहा जाता है नॉन मेटल। ये कहलाता है बेटा मेटल और ये कहलाता है नॉन मेटल, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो बताओ जिसके पास 1 होगा वो आराम से डोनेट करता है ना, क्योंकि उसे जो होता है लूज करना है। लूज का मतलब डोनेट ना, डोनेट या लूज जो होता है, जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन को उसे कहा जाता है मेटल। तो ये मेटल है, ये मेटल है, उसके बाद जो होता है ये मेटल है, उसके बाद ये जो होता है ये जो सिलिकॉन है ये मेटलॉइड के कैरेक्टर में आता है। ये ना तो मेटल जो होता है लूज करना चाहता है ना तो गेन करना चाहता है। ये सोचता है कि मैं सिलिकॉन जो होता है सिलिकॉन के साथ, जैसे कार्बन के साथ, इसी में कार्बन दिया था, इसी के जो होता है ऊपर वाले जो होता है जब आप ग्रुप में देखेंगे इसी के ऊपर जस्ट देखेंगे ग्रुप में तो आपको जो होता है कार्बन भी दिखेगा। तो कार्बन में बॉन्ड बनता है सिलिकॉन में, ये ना तो लूज करते हैं ना तो गेन करते हैं। तो आप सिलिकॉन को लिख लीजिएगा, सिलिकॉन एक मेटलाइड है और ये जो होता है ये मेटल्स होते हैं। फिर उसके बाद जो है इसके पास हो जाएगा कितना, इसके पास जो होता है
5 हो जाता है ना, फास्फोरस के पास 5 हो जाता है, तो ये अब जो होता है ये लूज नहीं करना चाहेगा, ये गेन करना चाहता है, तो ये नॉन मेटल हो गया, ये नॉन मेटल हो गया, ये नॉन मेटल हो गया। तो इस तरीके से आपको समझ में आता है, पहले आपको मेटल देखने को मिलेगा, फिर बीच में मेटलाइड है, फिर नॉन मेटल्स है। तो आप लिखेंगे अगर आपको मेटेलिक कैरेक्टर पूछे तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बेटा इंक्रीज करेगा। और आप इसे दिखा सकते हैं कि ये मेटल है, ये मेटलाइड है, ये नॉन मेटल है। तो इस तरीके से आपको मेटेलिक कैरेक्टर भी अब हम लोग समझते हैं केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी देखो बेटा वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हुई होगी। देखो ये सबकी सब आप सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो आपको सब कुछ आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया तो आपको सब कुछ आ गया। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किस तरीके से हम सोडियम का निकालते हैं। देखो ये सब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ही आपको लग रहा है बहुत ही आसान है, लेकिन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन भर भर के मिलेंगे इस चैप्टर से, सिर्फ इसी वीडियो से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यही ट्रेंड, यही पूछा जाता है और कुछ नहीं पूछा जाता ना। तो आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आपको ये सब क्वेश्चन बहुत ही भर भर के मिलेंगे। तो केमिकल रिएक्टिविटी देखते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन ना। अभी देखो यहां पर था 1 2 3 4 5 6, ये एक सेकंड ये कहां गया, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 ठीक जो होता है ये आपको देखने को मिलता है। हाँ चलो ठीक है, ये देखो इस तरीके से आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है। हमने कहा कि ग्रुप नंबर हमने क्या लिया है, पीरियड नंबर था, पीरियड नंबर 3 में हमने जो है इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया और वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के मैं यही लिखा हूं, मैं बार बार वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल के लिख रहा हूं, यानी कि आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो याद हो जाने चाहिए एकदम पूरा, उसी से वैलेंसी, उसी से सब कुछ निकलने वाला आपका। तब बताओ केमिकल रिएक्टिविटी देखते हैं। तो केमिकल रिएक्टिविटी में जो होता है मैं कह रहा हूं ये वेरी रिएक्टिव होगा, ये वेरी रिएक्टिव होगा यार, ये भी वेरी रिएक्टिव होगा ना, ये भी वेरी रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो मैं कहा ये वेरी रिएक्टिव है और ये वेरी रिएक्टिव है। बीच में रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है पहले यहां तक डिक्रीज करेगी, जो होता है फिर वहां से फिर होता है इंक्रीज करना चालू कर देगी। तो ये कैसे है जो होता है, ये कैसे हो रहा है तो मैं बताता हूं। देखो यहां पर आप बताओ सोडियम को जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है, अगर इसके पास इसे देना है तो ये बताओ 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है या 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसे भी देना आपको पता है, इसे भी लूज करना है, डोनेट करना है, इसे भी लूज करना है, डोनेट करना है, इसे भी लूज करना है, डोनेट करना है। तब बताओ इसे लूज करना आसान होगा या इसे, या इसे? 1 डोनेट करना आसान है ना, जल्दी से हो जाएगा। 2 डोनेट करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, 3 डोनेट करने के लिए और टाइम जो होता है और मेहनत लगेगी। तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए कम टाइम में और जो होता है कम मेहनत लगेगी, इसलिए जो जिसके पास जितना कम जो होता है मेहनत पे आराम से डोनेट या गेन करके वो 288 वाले फॉर्म में आ जाएगा, वो उतना ही जो होता है रिएक्टिव कहलाता है। जो जितना आसानी से इस फॉर्म में आ जाए वो उतना रिएक्टिव कहलाता है। तो ये एक देगा और तुरंत इस फॉर्म में पहुंच जाएगा तो ये वेरी रिएक्टिव कहलाएगा। तो ये वेरी रिएक्टिव, सोडियम जो होता है वो वेरी रिएक्टिव होता है, सोडियम जो है वो वेरी रिएक्टिव होता है। अच्छा क्लोरीन कैसे वेरी रिएक्टिव है भैया? क्लोरीन इसलिए वेरी रिएक्टिव है क्योंकि होता है इसका कितना होता है 287। अब बताओ यहां पर 7 है ना, कुल मिला के यहां पर 7 है और यहां पर 6 है, इसके पास 5 है। तीनों को क्या करना है, गेन करना है, एक जो होता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। इसे 1 इलेक्ट्रॉन, इसे 2 इलेक्ट्रॉन, इसे 3 इलेक्ट्रॉन, 5 3 तभी तो 8 होगा, ये 6 2 8 हो जाएगा, ये 7 1 8 हो जाएगा। इसे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना, इसे 2 इलेक्ट्रॉन, इसे 3 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है कि 2 या 3? ऑब्वियस सी बात है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ये वेरी रिएक्टिव हो जाएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज में आपको क्या समझ में आया कि ये वेरी रिएक्टिव होगा, ये वेरी रिएक्टिव होगा, यानी कि इस तरीके से आप लिखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज जो होता है सोडियम से लेके कहां तक, सोडियम से लेके सिलिकॉन तक जो होता है डिक्रीज करेगी और उसके बाद यहां से फिर जो होता है इंक्रीज कर जाएगी, जो होता है इंक्रीज कर जाएगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज भी आपको समझ में आ गई है। अब हम लोग समझ लेते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो मेटल होते हैं उनका ऑक्साइड कहलाता है बेसिक ऑक्साइड, और जो नॉन मेटल होते हैं उनका ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल जो होते हैं उनका ऑक्साइड कहलाता है एसिडिक ऑक्साइड। बेटा देखो नॉन मेटल जो होता है ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन आप देखोगे तो पी ब्लॉक में आता है, पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं नॉन मेटल। पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स तो नहीं, बट हाँ पी ब्लॉक में आपको जो है इस तरीके से एक लाइनिंग दिख रही होगी, उसके उधर के सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं नॉन मेटल। तो पी ब्लॉक में मैक्सिममली नॉन मेटल है। और जो होता है एस ब्लॉक, जो सबसे पहला मैंने 2 रो बनाया था, तो एस ब्लॉक जो होता है वो मेटल्स के लिए होता है, एस ब्लॉक जो होता है वो मेटल्स का होता है। तो मेटल जब नॉन मेटल के साथ मिलता है, जो मेटल होता है जब वो नॉन मेटल के साथ मिलता है तो ये बनाता है मेटल जो होता है। क्योंकि देखो ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। तो मेटल किसी कोई भी मेटल जब ऑक्साइड बनाएगा, मेटल का जो ऑक्साइड बनेगा, यानी कि मेटल नॉन मेटल से मिल रहा ना, मेटल कोई भी रहे, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल के साथ मिलकर बनाती है बेस, ये बनाती है बेस। तो मेटल का जो ऑक्साइड होगा, जो मेटल का ऑक्साइड होगा, इसलिए वो होता है बेसिक। लेकिन नॉन मेटल जब नॉन मेटल से मिलता है बेटा, नॉन मेटल से मिलता है, जब नॉन मेटल से मिलता है, नॉन मेटल से मिलता है तो वो बनाता है एसिड। तो देखो आपका कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन से मिलेगा, यानी कि नॉन मेटल पहले से नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है ही, और ऑक्सीजन पहले से ही नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल किसी भी ऑक्सीजन से मिलेगा, यानी कि नॉन मेटल से मिलेगा। अब मैंने कह दिया, मान लो जो होता है आपका सल्फर जो होता है ऑक्सीजन से मिल रहा है और ये बना रहा है कंपाउंड, या फिर होता है मैंने कहा क्लोरीन जो होता है Cl2 वो बना रहा है, तो ये ऑलरेडी जो होता है क्लोरीन जो है ये नॉन मेटल है और ऑक्सीजन जो है ऑलरेडी नॉन मेटल है। तो ये दोनों नॉन मेटल मिलेंगे तो एसिड बनता है बेटा। तो आप ये जान लीजिए, आप इतना मत जानिए, आप सिर्फ इतना याद रखिए
कि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक होगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होगा। मैंने इसके पीछे का रीजन भी बता दिया। तो देखो जो यहां से यहां तक आपको ये समझ में आ चुका है, ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब ऊपर का देखो, ये जो होता है सोडियम मैग्नीशियम जो होता है, ये दोनों बनाएंगे, ये दोनों होंगे बेसिक ऑक्साइड, ये कहलाएगा बेसिक ऑक्साइड, और यहां से ये तीनों कहलाएंगे एसिडिक ऑक्साइड। बेटा एसिडिक ऑक्साइड, अच्छा इन्हें कहा जाता है, जो एल्यूमिनियम होते हैं और सिलिकॉन होता है, इसे कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहा जाता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब ये है इनके अंदर एसिड का और बेस का दोनों का गुण होता है। जैसे मेटल और नॉन मेटल के बीच में आते हैं मेटलाइड, तो मेटलाइड जो होते हैं वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं। उसी तरीके से आपके जो होता है सिलिकॉन और जो होता है एल्यूमिनियम, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है बेटा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब इनके अंदर जो होता है मेटल, ये एसिडिक और बेसिक दोनों गुण होते हैं। अगर ये एसिडिक है, मान लो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बना है Al2O3, अब ये जो है अगर जो है ये एसिडिक भी हो सकता है, ये बेसिक भी हो सकता है, एसिडिक और बेसिक दोनों हो सकता है, एसिडिक और बेसिक। अगर मान लो इसे जो होता है, मैंने कहा कि ये एसिडिक है, अगर किसी बेस से रिएक्शन करवा दोगे तो भी कर लेता बड़े आराम से। अगर मैं कह दूं ये बेसिक है, इसका मतलब ये एसिड से भी रिएक्शन बड़े आराम से कर लेगा, यानी कि एसिड से भी रिएक्शन कर लेगा, ये बेस से भी रिएक्शन कर लेगा। इसीलिए जब इसे एसिड से रिएक्शन कराओगे तो ये बेस बन जाता है, जब इसे बेस से रिएक्शन कराओगे तब ये एसिड बन जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। तो ये इतनी बातें थी आपके पीरियड में, तो आप पीरियड समझ चुके हैं। आपको जो होता है पीरियड के बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, और पीरियड में मान के चलिए 101% जो होता है यहां से क्वेश्चंस आएंगे, तो आप जो होता है इन सब चीजों को इग्नोर मत करिएगा। बाकी जो है पढ़ाई करते रहिए। एक वीडियो और मैं बनाऊंगा ग्रुप पे, उसे भी जरूर देखिएगा क्योंकि वो भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों वीडियो तो एकदम इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ाई करते रहिए और मेहनत करिए, अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि जो होता है एग्जाम 1 महीना और रह गया है। 1 महीना एकदम बढ़िया से मेहनत कर दीजिए, आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, पक्का आ जाएंगे। आप मेहनत कर रहे हैं तो नंबर कहां जाने वाला है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलती है हमको भी। बाकी जो है पढ़ाई करते रहिए, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट